हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की या फिर कोई भी एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा कोर्स लाया हूँ जिसमें कि हम लोग जितने भी हैं, चाहे इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए हम लोग ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लाने वाले हैं। तो अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हो और चाहते हो कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊं, तो नो डाउट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम लोग आज के इस वीडियो में जो कि लेक्चर 1 होगा, और आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हैं यूपीएससी मैक्स। यूपीएससी मैक्स, मैक्स मीन्स मैक्सिमम स्टडी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, मैं क्वेश्चन को आगे समझाने से पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड का ऑप्शन दूंगा, मतलब कि टाइमिंग दूंगा 5 सेकेंड का। उस 5 सेकेंड में आपको इस वीडियो को पॉज करनी है और आपको अपना आंसर देना है कि आंसर कौन होगा, ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या फिर डी होगा, और उसको अपने कॉपी में नोट करनी है। ठीक है, और जस्ट इसके कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा। और अगर आपका आंसर लगभग, जैसे कि अभी मैं टोटल 17 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो अगर आपका 15 से ऊपर आ रहा है, इट मीन्स कि अभी आप बहुत बेस्ट पोजीशन पे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि जो 22% ऑफ इंडिया है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे 22% होते हैं, अगर आपको उसकी पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है तो आपकी लीस्ट एज या मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 37 ईयर्स, या फिर 40 ईयर्स? इसका आंसर क्या होगा? आपके पास टोटल 5 सेकेंड है, वीडियो पॉज कीजिए और फिर इसका आंसर बताइए। आई होप आप लोग आंसर दे लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना बच्चा, वो होगा ऑप्शन नंबर 35, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 35 ईयर्स। अगर आप 22% ऑफ इंडिया के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए लगभग 35 साल। ये जो है ये आर्टिकल नंबर 66 में लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 66 में ये मेंशन है। ठीक है, कि अगर आपको 22% ऑफ इंडिया के लिए अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है तो आपकी मिनिमम एज 35 ईयर होनी चाहिए। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो ये आर्टिकल नंबर 66 में मेंशन है, और अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज लगभग 35 ईयर होनी चाहिए, तभी आप 22% ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एक आदमी अगर किसी एक पोस्ट के लिए वो इंटाइटल नहीं है, तो जो कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ये कौन सा रीट्स इशू करती है? जल्दी से इसका आंसर बताओ, आपके पास टोटल 5 सेकेंड है। कौन सा होगा, सेटियरी, मैंडमस, प्रोविशन, या फिर कोवेरेंटो? तो जल्दी से इसका आप आंसर बताइए फास्ट। आई होप आप अपना आंसर लिख लिए होंगे अपने कॉपी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोवेरेंटो। अब देखो, जब भी कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए वो रीट्स इशू करती है, ठीक है, वो क्या करती है, रीट्स इशू करती है। और वो टोटल 4 टाइप के रीट्स होते हैं। टोटल 5 टाइप के रीट्स होते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 हो गया। और एक जो होता है हमारे पास में, वो होता है हैबियस कॉर्पस, HABEAS, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, ये टोटल 5 रीट्स होते हैं जो कि कोर्ट इशू करती है। ठीक है, तो अगर कोई एक इलीगली, मतलब कह सकते हो, जो कि इलीगल नहीं, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ना, कोई एक आदमी है, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसके लिए जब कोर्ट रीट्स इशू करेगी तो वो को वारंटो का रीट इशू करेगी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जो नीति आयोग है, विच रिप्लेस फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? जो नीति आयोग से पहले, जैसे कि आपको पता है कि नीति आयोग से पहले भी कोई एक आयोग रहा करता था, कोई कुछ रहा करता था। अभी मैं बताऊंगा तो तुरंत समझ जाओगे। तो इनमें से कौन है, प्लानिंग कमीशन, IRDA, या फिर DOT, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ IT? इनमें से कौन सा है जिसको नीति आयोग रिप्लेस किया है? यानी कि पहले वो था, फिर नीति आयोग उसको रिप्लेस किया। जल्दी से इसका आंसर बताइए। यू हैव ओनली 5 सेकेंड।
आई होप आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे पॉज करके वीडियो को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना बच्चा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लानिंग कमीशन। देखिए देखिए 2015 में क्या होता है कि ये जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया जाता है, ठीक है। ये क्या बन जाता है, नीति आयोग। ये पहले था प्लानिंग कमीशन और फिर फाइनली अब ये बन चुका है नीति आयोग। तो नीति आयोग किसको रिप्लेस किया है, तो नीति आयोग किया है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, फिर फाइनली नीति आयोग बनाया गया है 2015 में, ठीक है। आई होप इसको आप याद रखोगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग कितना आंसर सही हो रहा है आप लोग मार्क करते जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं और इसमें बताइए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं किसी एक सिटीजन के लिए। 5, 6, 7 या 8, कितने हैं जल्दी से बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जल्दी बताइए, फास्ट फास्ट। आई होप आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लल्ला, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट थी। बट जब फंडामेंटल राइट ओरिजिनली जब थी, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, कौन कब, 26 नवंबर, 26 नवंबर को 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, तब उस टाइम पे टोटल 7, मतलब कि टोटल 7 जो है वो फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन अब टोटल 6 बची हुई है। तो एक रिप्लेस कौन हुआ, तो एक रिप्लेस हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी। वो कब रिप्लेस हुआ है, 1978 में, बाय द हेल्प ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जो हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे उसको हटा के 6 कर दिया गया। आई होप आप लोग का आंसर ये सही हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं और आपको बताना है इसका आंसर कि कौन सा आर्टिकल है जो इमरजेंसी के सिचुएशन में भी सस्पेंड नहीं हो सकता। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 22 एंड 23, आर्टिकल 24 एंड 25। कौन होगा इन चारों में से, आपको आंसर बताना है। फर्स्ट, यू हैव ओनली 5 सेकेंड। आई होप आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लल्ला, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 22, आर्टिकल 21। ये जो है ये आर्टिकल कभी भी ख़त्म नहीं होते, इवन इमरजेंसी। आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स है जब भी इमरजेंसी लगती है तो सारे ख़त्म हो जाते हैं। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ख़त्म नहीं होती। आर्टिकल 20 कहता है कि अगर इमरजेंसी का भी सिचुएशन हो तो आपको मतलब कोई आप पे अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर कोई आप पे अटैक किया है तो आप उस पर केस कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस टाइम पे तो इमरजेंसी लगी हुई थी तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात है कि आपको जिंदा रहने का, आपकी खुद की आज़ादी, ये जो है ना राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये रहनी चाहिए। ये कभी भी नहीं हट सकता, किसी भी इंडिया के कंडीशन में नहीं हट सकता। तो आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 22 कैन नॉट सस्पेंड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए कि जो ये जो था CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, ये कब फॉर्म हुआ था। 1885, 1980, 1984 और फिर 1964। ये कब फॉर्मेशन हुआ था CPI का। CPIM इसको कहिए तो अच्छा रहेगा, CPIM, ठीक है, M ब्रैकेट में। तो ये जो पार्टी है ये कब फॉर्मेशन हुआ था, आप मुझे आंसर बताओ। आई होप आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1964 में। कब हुआ था, 1964 में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 1985 में तो कांग्रेस बना था ना, कांग्रेस बनी थी। 1980 में बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों तो ऐसे भी गलत हो जाता। तो बचा कौन, ये वाला 1964। तो CPIM जो है ना वो 1964 में फॉर्म हुआ था, आपको पता है जैसे कि। और ये क्यों फॉर्म हुआ था, क्योंकि वहाँ का उस टाइम का जो कम्युनिस्ट पार्टी था उनके बीच में देखो CPI जो था, CPI, ठीक है, और CPI ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो खुद CPI में और ये CPI एक और टूटा CPIM में, ठीक है, CPIM। तो ये दो टूटा क्योंकि इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत आ गए थे, तो इसी वजह से ये दो पार्टी स्प्लिट हो गया। कब स्प्लिट हुआ, 1964 में। आप ऐसे याद कर लेना कि इंडो चाइना के वॉर के जस्ट 2 साल के बाद ये ब्रेक हुआ था। इंडो चाइना वार कब हुआ था, 1962 में। देखो मैं ना क्या किया हूँ कि जितने भी हिस्ट्रीज है ना
उनको कुछ कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बांट दिया हूँ, ठीक है। और उस टाइप से जब बांट के तुम याद करोगे तो फिर बहुत ईजिली याद होगा। जैसे कि अगर मैं बताऊँ कि जैसे कि लेट्स से कि ये कब हुआ था फॉर्मेशन, तो मैं इसको ऐसे याद करूँगा कि 1964 1962 से 2 साल बाद हुआ था। तो मैं 1962 तुरंत समझ जाऊंगा कि इंडो चाइना वॉर हुई थी, तो यहाँ से 2 साल और, तो 1964 में ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच फंडामेंटल राइट्स, कौन सा फंडामेंटल राइट्स जो चिल्ड्रेन की ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को स्टॉप करती है, रोकती है। तो राइट टू इक्वालिटी रोकती है, राइट टू फ्रीडम रोकती है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन रोकती है, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रोकती है। आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आई होप आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लल्ला, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। बात समझो, जो राइट टू इक्वालिटी है वो आपको इक्वल रहने का अधिकार देती है, कि आपकी सोसाइटी में आपकी हर जगह पे इक्वालिटी रहेगी। राइट टू फ्रीडम आपको आज़ादी का अधिकार देती है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार देती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आपको एक्सप्लॉइट यानी कि आप पे कोई जुल्म ना कर रहा हो उससे बचाती है। तो ये जुल्म ही ना है एक टाइप का, कि बच्चों को ज़बरदस्ती ट्रैफिकिंग कर रहे हो, उनको लेबर बना रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 में मेंशन किया है कि अगर कोई भी बच्चा जो कि 14 ईयर की छोटा है, तो आप उससे ज़बरदस्ती या फिर कोई भी काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसका आंसर करेक्ट दिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये सवाल कर रहा है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको हम लोग एनसीपी कहते हैं, वो कब बनी थी, ठीक है। 1949, 1999, 1972 या फिर 1997, कब बनी थी, आप इसका आंसर बताइए। आई होप आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1999 को फॉर्मेशन हुआ था। तो जो ये एनसीपी है ना लल्ला, ये शरद पवार के द्वारा बनाया गया था 1999 में, ठीक है। और ये किससे टूटा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया 1999 में, 9999 ऐसे याद रखना कि एक साल पीछे, ठीक है। तो ये 1999 में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो खुद आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि मेन कांग्रेस है, और दूसरा स्प्लिट हुआ आप कह सकते हो कि एनसीपी में, करेक्ट। कब ये ब्रेक हुआ था, 1999 में ब्रेक हुआ था, करेक्ट। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 का, और 9 का आप आंसर बताइए, ठीक है। आपको धर्म की, ये जितने भी आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो धर्म को, ये कौन सा फंडामेंटल राइट में आता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप इसका आंसर बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आप लोग इसका आंसर देख लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लल्ला, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई, रिलीजन पूछ रहा है तो रिलीजन ही बताओगे ना। तो इसका जो, एक मिनट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये किस आर्टिकल में मेंशन है, ये याद रख लेना। ये आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक मेंशन है, ठीक है। और ये कौन सा है, फ्रीडम, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स है। क्या है ये, फंडामेंटल राइट्स है, करेक्ट। आर्टिकल में 25 से लेकर 28 में ये मेंशन किया हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो अगर आपको रिलीजन को फॉलो करना है तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है। चलिए, ऑप्शन नंबर 10 आपको बताना है कि अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करवाना है, इम्पीच मतलब होता है किसी को, बड़े आदमी को मतलब पोस्ट से हटा देना, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से हटाना, इसको कहा जाता है इम्पीच। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ये जजेस होते हैं, चाहे तो कह सकते हो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जितने भी होते हैं इनकी इम्पीच करी जाती है, ठीक है। तो इम्पीच मतलब होता है उनके पोस्ट से हटाना। तो ये जो, अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच कर रहे हो तो किसकी रिकमेंडेशन पे होनी चाहिए ये, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, स्पीकर ऑफ लोकसभा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, किसकी कंसर्न पे, मतलब कि किसकी बात मान बोली जाएगी तब ये हटाया जाएगा। आप इसके पास 5 सेकंड है, जल्दी इसका आंसर बताइए फर्स्ट। आई होप आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लल्ला, वो होगा 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आपको दोनों हाउसेस से रिकमेंडेशन लेनी होगी, और तब जाके आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच कर सकते हो,
ठीक है, ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल नंबर 61 में मेंशन है कि अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करनी है तो आपको किसकी रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी? 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वो भी 2/3 ऑफ मेजोरिटी के साथ में। देखो टोटल 2 टाइप की मेजोरिटी होती है, एक तो सिंपल मेजोरिटी और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। जो स्पेशल मेजोरिटी होता है उसमें 2/3 इतना चाहिए होगा, वोटिंग जो भी वैलिड वोट है उनमें से 2/3 वोट चाहिए होगा, और एक और जोड़ लो +1। अगर आपको नॉर्मल कोई काम करना होता है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगा, तो ये स्पेशल मेजोरिटी है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी। और ये होता है सिंपल मेजोरिटी, यानी कि लगभग 1/2 +1, आधे से एक ज़्यादा चाहिए होता है। और ये दोनों हाउसेस में पास होनी चाहिए 2/3 मेजोरिटी के साथ में, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में होनी चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास होनी चाहिए, वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ में। तभी आप कह सकते हो कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करवा सकते हो। अदरवाइज सिर्फ आप एक हाउस में पास करवा पाए और दूसरे हाउस में अगर आप फेल हो गए तो इट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच आप नहीं करवा सकते। चलिए, इस क्वेश्चन को तो एकदम जल्दी से आंसर दोगे, अगर आप अच्छे से सुन रहे होंगे तो बता दीजिएगा कि हमारे जो रीट्स हैं, अगर कोर्ट को टोटल कितने रीट्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी कि हमारे कोर्ट्स को रीट्स इशू करने का आपको पता है कि मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि आप रीट्स इशू कर सकते हो। तो टोटल कितने रीट्स हैं? 5, 3, 4 या 2? आई होप जल्दी बताओ इसका आंसर। आई होप आप लोग आंसर दे लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लल्ला, अभी जस्ट मैंने बताया कि टोटल 5 हैं, और वो 5 कौन कौन से हैं? वो 5 है यहाँ पे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सैटियरो और कोवेरेंटो। ठीक है, टोटल होते हैं 5, जो कि किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल में है आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 26226, यानी कि 226 में। ठीक है, टोटल 2 जगह है, एक आर्टिकल नंबर 32। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, आर्टिकल नंबर 30 को हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये जो आर्टिकल है, ये आपको पावर देती है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप नो डाउट आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो मतलब जो ये जो आर्टिकल 32 है ना, ये आपको बहुत पावरफुल बनाती है, आपको शक्ति देती है कि आप डायरेक्टली इसके लिए कोर्ट जा सकते हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ दो, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसलिए इस आर्टिकल को हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को आप इसका आंसर बताइए। इनमें से डीपीएसपी कौन नहीं है? डीपीएसपी क्या होता है? डीपीएसपी को बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कुछ ऐसे पॉलिसीज थी जो कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था उसको अप्लाई करना इम्पॉसिबल था, लेकिन एज जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो कौन सा ऐसा स्टेट पॉलिसी है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है? लिकर में बैन लगवाना, राइट टू वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा है? मतलब कि आपको नहीं लगना चाहिए कि ये आंसर होगा, ठीक है, तो कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लल्ला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है आपका। ठीक है, तो ये क्या है? फंडामेंटल राइट है। और ये आर्टिकल नंबर 19 में मेंशन है। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ना, वो आर्टिकल नंबर 19 में मेंशन है, और ये एक फंडामेंटल राइट है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि डीपीएसपी जो है ना, वो पार्ट 4 में आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर कभी पूछा जाएगा कि डीपीएसपी कौन सी पार्ट में आती है, तो ये पार्ट नंबर 4 में आती है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे लिए, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ये कौन से पार्ट में आती है? आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और देखो ये जो आर्टिकल नंबर 4 में आने के बाद, ये आर्टिकल नंबर सॉरी पार्ट 4 में आने के बाद आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51 में डीपीएसपी को मेंशन किया गया है। भूलना मत, बैन ऑन लिकर ये डीपीएसपी है, राइट टू वर्क ये भी डीपीएसपी है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये भी डीपीएसपी है, बट राइट टू इंफॉर्मेशन ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल राइट है, और ये आर्टिकल नंबर 19 में मेंशन है। और ये 3 जो है ये आपके कौन सा है? ये आपके डीपीएसपी हैं, ये पार्ट नंबर 4 में मेंशन है। ठीक है, आई होप पार्ट आर्टिकल क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा।
चलिए बताइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं अभी के टाइम पे करंटली? 5 हैं, 7 है, 11 है, या सॉरी 8 है या फिर 11 है? टोटल कितने हैं? ए बी सी डी कौन है? 5, 7, 8 या 11? जल्दी से पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। आई होप आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लल्ला, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 11। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है। इसको 42nd अमेंडमेंट 1976 को ऐड किया गया था, और इसके बाद में 2002 में 86th अमेंडमेंट किया जाता है, और एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया जाता है, और ये टोटल 11 हो जाता है। फिर से मैं समझाता हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। कह सकते हो कि 26 नवंबर को 1949 को ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको अडॉप्ट कब किया गया है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और याद रखिएगा, इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट कर रही थी, और ये इतना अमेंडमेंट कर रही थी कि इस 42 को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एकदम छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिए थे पूरा, ठीक है। कब बनाया गया था? 1976 में। करेक्ट है, याद रखना है ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? और दूसरी बात कि ये जो चीज़ है, फिर पहले तो कितना था? 0 था, इसको ऐड किया गया, तो उस टाइम पे टोटल 10 थे लल्ला। कितने थे? 10। और फिर उसके बाद 2002 का टाइम आता है, और उस टाइम पे एक और बढ़ा दिया जाता है, और अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। करेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस आर्टिकल में मेंशन है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। करेक्ट। चलो बता ही देता हूँ। आर्टिकल नंबर जो है, आर्टिकल नंबर 51A से जो ये टोटल बढ़ता जाता है, मतलब जब भी कभी आपको दिखे 15 नंबर 1 A B C D ऐसे करके, तो वो सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो डीपीएसपी या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बातें करता है? कौन इसके बारे में काम कर सकता है डीपीएसपी के? द यूनियन, द स्टेट, फंडामेंटल राइट, या खुद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप मुझे बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा लल्ला, वो होगा द स्टेट। कौन? द स्टेट। ये आर्टिकल नंबर 4 में मेंशन है, मतलब पार्ट नंबर 4 में है। आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 15 होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राइट। और यहाँ पे स्टेट को ये मतलब डायरेक्शन दी गई है कि आप उस पर कोई भी लॉ बना सकते हो। डीपीएससी में जो भी लिखी गई है, आप उस पर लॉ बना सकते हो। तो ये आर्टिकल नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये जो हम लोग परसेंट का इलेक्शन करते हैं, देखो परसेंट का जब भी इलेक्शन होता है, वहाँ पे आप सिंगल वोटिंग नहीं करते हो। तो ये जो तरीका होता है परसेंट को इलेक्ट करने का, अब परसेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है मैं भी यहाँ पे नहीं समझाने वाला हूँ। ये कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया गया है? ब्रिटेन से, यूएसए से, आयरलैंड से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से? देखो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि आखिर परसेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कैसे किया जाता है। देखो टोटल ना, समझ लीजिए कि लेट ए और बी दो आदमी हैं, जो कि सी तीन आदमी हैं। वो तीन आदमी खड़े हुए हैं परसेंट की चुनाव में। अब कोई एक वोटर है V1, ठीक है। अब ये वोट करेगा और अपना प्रेफरेंस देगा। क्या देगा बच्चा? प्रेफरेंस, वोट नहीं देगा। देखो जब भी आप किसी को वोट करते हो तो आपका वोट का वैल्यू 1 होता है, लेकिन जब भी हम लोग परसेंट की वोटिंग करते हैं तो वहाँ आपका वोट का वैल्यू 1 नहीं होता, बल्कि आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि मैं चाहता हूँ कि पहला नंबर पे ये बने, फिर मैं चाहता हूँ कि दूसरा नंबर पे ये बने, फिर मैं चाहता हूँ कि तीसरा नंबर पे ये बने, फिर दूसरा वोट होगा वो बनाया जाएगा। और याद रखना कि ये टोटल इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी प्रेफरेंस देना होगा। जो दूसरा आदमी है वोटर 2, वो भी अपना प्रेफरेंस देगा। मैं चाहता हूँ कि पहला आदमी ये बने, दूसरा में ये बने, तीसरा में ये बने, करेक्ट। और फिर जब मान लीजिए कि वोटर 3 होगा, वो भी अपना वोटिंग करेगा और ये बोलेगा कि मैं चाहता हूँ कि पहला में बी बने, दूसरा में ये बने, और तीसरा में ये बने। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि सबसे ज़्यादा वोट लाया है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो वो जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट बन जाएगा। बट याद रखिएगा कि उसको अप्रॉक्स 50% वोट को एक्वायर करना ही होगा। अगर मान लीजिए कि वो 50% वोट्स को एक्वायर नहीं करता है, तो जो सबसे लोएस्ट होगा उसको नेक्स्ट टाइम पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। करेक्ट।
तो इस टाइप का जो प्रोसीड्यूर है, यानी कि बोल सकते हो कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो मेथड है, वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? आई होप आप लोग आंसर दे लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लल्ला, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आयरलैंड। हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये जो मेथड है इसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, और समझते हैं कि कोवरेंटो, इसका जो रियल मीनिंग है वो क्या है? वी कमांड टू फोरबीड बाय व्हाट अथॉरिटी? नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे। जो कोवेरेंटो है, ये जो रीड्स है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? आई होप आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाय व्हाट अथॉरिटी? किस अथॉरिटी को, यानी कि बेसिकली ये जो है अथॉरिटी पे लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलवाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आई होप आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो सीजीआई होता है ना, वही सारा डिसाइड कर, मतलब सॉरी, वो ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में ये क्लियरली मेंशन है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वही प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएंगे। क्लियर है? चलिए, हाँ, तो ये खत्म हुआ। अब मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि आपका कितना मार्क्स आया। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। टोटल 17 क्वेश्चन हैं, आपका कितना आया? 10, 15, 17 या खुद कितना आ गया? जल्दी मुझे बताओ। आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और एक बात और, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का सपोर्ट के लिए। और हम लोग 2K से पार हो चुके हैं। अगर आप लोग थोड़ा और सपोर्ट करोगे, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, ये QR कोड है, अगर किसी को हेल्प करना चाहते हो तो नो डाउट आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रॉम UPSC मैक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।